आज हम पार्टिकल एक्सेलरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें स्पेसिफिकली डिस्कशन करेंगे साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर की। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाए हाई स्पीड्स पर, और जब पार्टिकल्स हाई स्पीड गेन कर लेते हैं तो उससे ये होता है कि आप जो कैंसर के सेल्स होते हैं उनको एक्चुअली किल कर सकते हैं। जबकि जो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर है वो असल में भी पार्टिकल को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो जो पाथ फॉलो करते हैं वो असल में स्पाइरल पाथ होता है। अब ये स्पाइरल पाथ होता क्या है, बनता कैसे है, आइए इस चीज को एक एनिमेशन से देखते हैं। ये एनिमेशन मैंने www.schoolphysics.co.uk की वेबसाइट से ली है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो डीज हैं। जैसे कि एक ये डी है और एक आपके पास ये डी है। इसको आप क्लियरली अब यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये डी है और एक ये डी है, और ये दोनों डीज मेटल की बनी हुई हैं और आपस में सेपरेटेड हैं इस फासले से, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो व्हाइट पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये असल में फासला है दो डीज के बीच। तो यहाँ पर आपके पास एक आयन सोर्स है और इस रीजन के अंदर जो डी के दरमियान, दो डीज के दरमियान जो रीजन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है ताकि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाया जा सके। जैसे कि आप, अब मैं स्टार्ट करूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इधर से पार्टिकल एक्चुअली देख रहे हैं कि घूमना शुरू करेगा यहाँ पर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में इंटर हो रहा है ये हिस्सा, और इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसके साथ साथ इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है उसको कर्व करेगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगी। फिर जब वो एक खास स्पीड गेन कर लेगा तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन मैग्नेट्स का इस्तेमाल करके या डिफ्लेक्टिंग मैग्नेट का इस्तेमाल करके उसको अपने टारगेट जहां पर हमने उसको हिट करवाना है वहां पे करवा सकते। तो यहाँ पर ये जो पाथ बन रहा है ये असल में स्पाइरल पाथ बन रहा है। इसी वजह से मैंने कहा था कि जो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर्स हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं ताकि चार्ज पार्टिकल्स को स्पीड अप किया जा सके, लेकिन एक स्पाइरल पाथ में। तो अब चूंकि हमने एक ओवरव्यू ले लिया है साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर्स का, अब हम इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक सिस्टमैटिक डायग्राम ले आया हूँ साइक्लोट्रॉन की। अब इसी से सब चीज़ों को समझते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हम आउटर पार्ट से इनर पार्ट्स की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये जो आखिरी लेयर है, ये असल में हमारे पास वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर का मतलब यहाँ पर यह है कि असल में यहाँ पर सारी क्या है, वैक्यूम क्रिएट की गई है इस जगह पर सारी। वो इस वजह से ताकि जो पार्टिकल्स हों जो इस साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट करवाए जा रहे हैं वो असल में एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट ना करें, जिसकी वजह से वो एनर्जी अपनी लॉस कर सकते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये जो सारा एक्सपेरिमेंट है वो असल में किस में किया जा रहा है, एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर। और इसकी लगाने की वजह भी हमें समझ आ गई है। तो वैक्यूम चैम्बर क्यों लगा रहे हैं, टू अवॉइड क्लूजन्स विद एयर पार्टिकल्स। और हर वो सेटअप जिसमें वैक्यूम चैम्बर इस्तेमाल किया जाता है वो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी जो आर्गुमेंट होता है वो यही होता है कि क्लूजन्स को अवॉइड किया जाए एयर पार्टिकल्स के साथ। जबकि इसी साइक्लोट्रॉन के अंदर ये जो हिस्सा है ये असल में हमारे पास वो टारगेट है, और टारगेट पे आकर वो पार्टिकल्स स्ट्राइक करेंगे जो असल में साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट हुए होंगे एक खास स्पीड पर। तो यहाँ पर ये जो है एक खास डायरेक्शन में आपको नजर आ रही है, बिल्कुल एक तीर के निशान की तरह सीधी आ रही है, ये असल में बीम है। और यहाँ पर जो बीम है ये असल में बीम ऑफ पार्टिकल्स होगी। जबकि उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास असल में एक आपको ये डी शेप नजर आ रही है और एक ये डी शेप नजर आ रही है। तो ये असल में हमारे पास दो डीज हैं, और ये जो दोनों डीज हैं ये एक्चुअली हॉलो है अंदर से, यानी कि खाली हैं। और इनके जो स्ट्रेट फेसेस हैं, जैसे कि इसका जो स्ट्रेट फेस है वो ये वाला है, वो फेस कर रहा है दूसरी डी के भी स्ट्रेट फेस को। तो ये असल में इनकी एक कंस्ट्रक्शन डिजाइन इस तरह से किया गया है ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। इन डीज के साथ साथ यहाँ पर इस सेटअप में एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की गई है, और वो मैग्नेटिक फील्ड असल में क्या करेगी कि जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे उनका असल में जो पाथ है वो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली बेंड करेगी। जबकि यहाँ पर हमारे पास ये वो आयन सोर्स है जिससे वो पार्टिकल्स निकलेंगे, जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं या प्रोटॉन हो सकता है, जिनको आप एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं। उसके साथ साथ ये जो डीज के बीच का रीजन है यहाँ पर असल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की गई है, जिससे ये होगा कि जो पार्टिकल्स जैसे जैसे इस रीजन में इंटर होंगे इन पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो एक्चुअली बढ़ती ही जाएगी। और इस बात को मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ इस एनिमेशन से, जो कि मैंने physics.bu.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास एक ये डी है
और एक ये डी है, इसके बीच में आपके पास ये पार्टिकल, और अभी मैंने कहा था कि जो इस रीजन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की जाएगी ताकि पार्टिकल्स की स्पीड बढ़े। जब स्पीड बढ़ती है तो मोशन इंक्रीज होती है, और मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है इस रीजन के अंदर जो डीज के बीच का रीजन है इसमें पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। जब इस एनिमेशन को मैं प्ले करता हूं तो आप ये देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो नंबर बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही डी के अंदर इंटर होता है काइनेटिक एनर्जी तब्दील नहीं होती। फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर जो है ना कांस्टेंट, फिर बाहर निकलेगा, फिर एक्सेलरेट होगा, स्पीड अप होगा। और आप ये तसलसल एक तरह से समझ सकते हैं कि क्यों स्पाइरल पाथ भी बन रहा है। वो इस वजह से क्योंकि आपके पास हर दफा जब पार्टिकल्स इस रीजन में इंटर होता है या इस रीजन में इंटर होता है तो उसकी जो स्पीड है या काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे ही वो डी के अंदर आ जाता है तो आपके पास उसकी जो स्पीड है वो असल में कांस्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है, जबकि इस रीजन में आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है उसको तब्दील करती है, यानी कि बेंड करती है उसको, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाती है। अब इसी एनिमेशन को मैं दोबारा रीसेट करता हूं और अब मैं आपके सामने ये करूंगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैग्नेटिक फील्ड यहां से बढ़ाऊंगा। तो आप ये देखेंगे अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी है। अब जब प्ले करूंगा तो आप देखिएगा कि अब ये जल्दी क्या होगा, आपके पास देखिएगा बेंड हुआ करेगा। ये देखिए, ये यहां से ठीक है, फिर उसके बाद फौरन, और ये देख रहे हैं कि अब अभी छोटे रेडियस के अंदर मूव कर रहा है, छोटा इसका सर्कुलर पाथ बन रहा है एज कंपेयर टू पहले जब हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी वही रखी हुई है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को जब इंक्रीज किया है तो आप ये देख रहे हैं कि जो टर्न्स हैं वो अब आपके पास जल्दी हो रहे हैं यहाँ पर, या पाथ इसका जो है वो ज्यादा जल्दी बेंड हो रहा है। क्यों ज्यादा जल्दी बेंड हो रहा है? क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया, और जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करती है वो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगाती है, और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो तब्दील हो जाता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है इन डीज में वो असल में एक्चुअली परपेंडिकुलर होती है डी के। जैसे कि अगर हमारे पास ये लाइन हो, फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन हो, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो एक्चुअली हमारे पास ये होगा। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है, वो जहन में रखना है, वो ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है जिस रीजन में चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है वो असल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटिन्यूसली चेंज होने वाली है। इस वजह से इसको हम कहते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। चलें इस बात को मैं यहीं पर भी फिट ही कर देता हूँ। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, यानी कि ऑसिलेटिंग यानी कि तब्दील होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी। जैसे कि अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूँ एक ग्राफ के ऊपर यहाँ पर, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वर्टिकल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम होगा। तो आप उसका जो ग्राफ है वो असल में जिस तरह का एक साइन का ग्राफ नहीं होता, फॉर एग्जांपल इस तरह का, वो उस तरह का ग्राफ बनेगा। मैंने एक रफ आइडिया दिया आपको और अब वो नीट कर दिया मैंने, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का देखें तो अगर आप ये देखें तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के लिहाज से इसका मैग्नीट्यूड शुरू में बढ़ रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, फिर ये फर्दर इंक्रीज करेगा और फिर ये जीरो पे पहुंच जाएगा। तो यूं आपके पास ये जो ग्राफ है ये असल में बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है, यानी कि ऑसिलेट कर रही है। अब जब आपने पार्टिकल्स को यूं एक्सेलरेट करवा लिया और पार्टिकल्स ने खास स्पीड गेन कर ली और आपको उसी स्पीड के पार्टिकल्स चाहिए थे जो कि हीलियम, जिसको हम अल्फा पार्टिकल भी कह रहे हैं। हीलियम में से जब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देना तो उसका जो वो पार्टिकल बनता है उसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, या He हीलियम +2 कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स को, प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए आप साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हैवियर पार्टिकल्स हैं। जबकि इसके बरअक्स जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको आप साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट नहीं कर सकते। उसकी एक जो खास बुनियादी वजह यह है कि वो असल में न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। जो न्यूट्रॉन है वो हमारे पास न्यूट्रल है, और न्यूट्रल पार्टिकल्स को आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते या स्पीड अप नहीं कर सकते साइक्लोट्रॉन के अंदर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड असल में चार्ज पार्टिकल का पार्ट डिफ्लेक्ट करती है या बेंड करती है। तो चलें यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं वो स्पीड अप नहीं होते साइक्लोट्रॉन में। इसके साथ साथ ये जो साइक्लोट्रॉन्स हैं इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल्स, जिनको असल में हम म्यून्स कहते हैं। तो म्यून्स को क्रिएट करने के लिए आप साइक्लोट्रॉन का सहारा ले सकते हैं। उसके साथ साथ कैंसर के ट्यूमर या सेल्स को किल करने के लिए भी आप साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस होगा ये यहाँ पर कि वो जो बीम ऑफ पार्टिकल्स जो आपने एक्सेलरेट करवाई होगी वो टारगेट यहाँ पर वो कोई पेशेंट हो जाएगा जिसका आपने कैंसर खत्म करना है। तो आज हमने पार्टिकल एक्सेलरेटर्स और उसमें स्पेसिफिकली साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर की बात की।